तो आज हम आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे परेशान करने वाले विमानन रहस्यों में से एक की तह तक जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत आम लगती है। हाँ, एक आम सी उड़ान से शुरू हुई और एक ऐसी पहेली बन गई जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी आज तक सुलझा नहीं पाई। एक जहाज जिसमें 239 लोग सवार थे। बिल्कुल, जो अपनी मंजिल के लिए उड़ा लेकिन कभी वहां पहुंचा ही नहीं। आज हम जिस सामग्री को देख रहे हैं वो मिस्टिक की नाम के एक चैनल की स्क्रिप्ट है जिसमें इस पूरी घटना का विश्लेषण किया गया है। हाँ, तो हमारा मकसद इस स्क्रिप्ट में दी गई जानकारी और अलग-अलग सिद्धांतों के सहारे मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के रहस्य की परतें खोलना है। हाँ, तो चलिए इस जांच को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 की आधी रात को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 विमान बीजिंग के लिए उड़ने को तैयार। और स्रोत के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल ठीक था। परफेक्ट था। मौसम साफ, विमान का सेफ्टी रिकॉर्ड शानदार और कॉकपिट में 2 बेहद अनुभवी पायलट, कैप्टन जहारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद। बिल्कुल। और शुरुआती 40 मिनट तो इतने सामान्य थे कि मतलब उन पे कोई ध्यान भी नहीं देता। विमान अपने तय रास्ते पर था, सही ऊंचाई पर। रात के 1:19 पर जब विमान मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दायरे से निकलकर वियतनामी ATC के दायरे में जाने वाला था, मलेशियाई कंट्रोलर को कॉकपिट से एक आवाज सुनाई दी। क्या? गुड नाइट मलेशियन 370। गुड नाइट। हाँ, और ये इस विमान से सुने गए आखिरी शब्द थे। कितना सामान्य और शांत संदेश है ये। लेकिन इसके ठीक बाद सब कुछ बदल गया। 2 मिनट बाद जैसे ही विमान ने वियतनामी एयर स्पेस में प्रवेश किया, वो रेडार से गायब हो गया। गायब हो गया? मतलब एक पल वो स्क्रीन पर था, अगले ही पल कुछ नहीं, बस खाली जगह। और यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। और यहाँ हमें पहला सुराग मिलता है, खामोशी। खामोशी? खामोश। पर ये कोई आम खामोशी नहीं थी। असल में विमान के 2 बहुत जरूरी सिस्टम एक साथ बंद हो गए। पहला था ट्रांसपॉन्डर, जो ATC को विमान की पहचान, ऊंचाई और रफ्तार की जानकारी भेजता है। अच्छा। इसके बंद होते ही विमान सेकेंडरी रडार से गायब हो गया, जिस पर कमर्शियल फ्लाइट्स को ट्रैक किया जाता है। 1 मिनट, तो मतलब ट्रांसपॉन्डर को बंद किया जा सकता है, ये अपने आप तो बंद नहीं होता? आमतौर पर नहीं, इसे कॉकपिट से मैन्युअली बंद किया जाता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि ट्रांसपॉन्डर के बंद होने के कुछ ही देर बाद एक और सिस्टम ACARS उसने भी डेटा भेजना बंद कर दिया। इसे ACRS क्या है? ACRS विमान के इंजनों और दूसरे सिस्टम्स की हेल्थ रिपोर्ट जमीन पर भेजता रहता है। तो इन दोनों सिस्टम का लगभग एक साथ बंद हो जाना ये किसी भयानक तकनीकी खराबी की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। फिर किस तरफ? किसी सोचे समझे एक्शन की ओर। मतलब कोई जानबूझकर विमान को अदृश्य बना रहा था। बिल्कुल। तो जब ये सब हुआ तो दुनिया ने क्या सोचा? शुरुआती प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, शुरुआती घंटों में तो यही माना गया कि विमान साउथ चाइना सी में कहीं क्रैश हो गया होगा। एक भयानक हादसा। हाँ, इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान शुरू हुआ। दर्जनों देशों ने अपने जहाज और प्लेन भेजे, सब उसी जगह पर खोज कर रहे थे जहां विमान आखिरी बार देखा गया था। लेकिन कुछ मिला नहीं। दिन हफ्ते बीत गए, लेकिन समंदर में तेल का एक धब्बा तक नहीं मिला, मलबे का एक टुकड़ा भी नहीं। और यहीं पर कहानी में दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। बिल्कुल। जांचकर्ताओं के पास एक ऐसी जानकारी थी जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। और वो जानकारी मिली मिलिट्री रडार से। सही। जहां कमर्शियल सेकेंडरी रडार को ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल चाहिए होता है, वहीं मिलिट्री का प्राइमरी रडार किसी भी उड़ती हुई चीज को बस एक धातु के टुकड़े की तरह देख सकता है, चाहे उसका ट्रांसपॉन्डर ऑन हो या ऑफ। अच्छा। और उस प्राइमरी रडार ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या देखा था उसने? उसने देखा कि MH370 गायब होने के बाद क्रैश नहीं हुआ था। तो फिर? बल्कि उसने एक बहुत तेज और सधा हुआ मोड़ लिया था। वो बीजिंग की तरफ जाने के बजाय पश्चिम की ओर वापस मलेशियन पेनिनसुला की तरफ मुड़ गया था। वापस? हाँ, वापस। ये किसी भड़कते हुए विमान का मोड़ नहीं था, ये एक इरादतन मैनुअल टर्न था। मतलब ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जो बोइंग 777 उड़ाना जानता था? बिल्कुल। यहीं से ये मामला एक हादसे से बदलकर एक संभावित अपराध में तब्दील हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जब पूरी दुनिया उसे साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी,
तब वो हजारों मील दूर कहीं और उड़ रहा था और किसी को पता ही नहीं चला। किसी को भी नहीं। वो विमान एक घोस्ट प्लेन की तरह उड़ता रहा। मिलिट्री रडार ने उसे मलय पेनिनसुला पार करते हुए और फिर अंडमान सागर की ओर जाते हुए ट्रैक किया। और फिर वो मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर निकल गया। अब विमान पूरी तरह से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका कोई सुराग कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक तीसरा सुराग सामने आया, है ना? वो भी हफ्तों बाद। हाँ, और ये हमारी कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे इनमारसाइट पिंग्स या हैंडशेक कहते हैं। हैंडशेक? ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपका फोन बंद हो, लेकिन वो फिर भी घंटे में एक बार नजदीकी टावर को एक हल्का सा सिग्नल भेजता है कि मैं अभी भी नेटवर्क में हूं। अच्छा। विमान का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद कर दिया गया था, लेकिन उसका टर्मिनल घंटे में एक बार हिंद महासागर के ऊपर मौजूद एक ब्रिटिश सैटेलाइट को ऐसा ही एक ऑटोमेटेड पिंग भेज रहा था। ओह। तो इन पिंग्स से क्या पता चला? क्या उनसे विमान की लोकेशन मिल गई? लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन दो बहुत जरूरी बातें पता चली। पहली कि विमान गायब होने के बाद भी कम से कम 7 घंटे तक उड़ता रहा। 7 घंटे तक? ये पता लगा पाए कि विमान ने किस दिशा में उड़ान भरी होगी। उन्होंने सैटेलाइट से विमान की दूरी के आधार पर 2 विशालकाय आर्क यानी वृत्तखंड बनाए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो 2 रास्ते थे। हाँ, लेकिन उत्तरी आर्क मध्य एशिया के ऊपर से गुजर रहा था, जहां इतने बड़े विमान का किसी भी देश के रडार से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। तो बचा सिर्फ दक्षिणी आर्क। हाँ, दक्षिणी आर्क, जो दुनिया के सबसे सुनसान और गहरे समुद्री इलाके दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर से गुजरता था। और इन पिंग्स ने ही खोज के दायरे को पूरी दुनिया से समेटकर समुद्र के इस विशाल वीरान हिस्से कर ला दिया। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब सबूत खत्म हो गए तो सिद्धांतों का जन्म हुआ। सही कहा। और स्रोत में मुख्य रूप से 4 थ्योरीज का जिक्र है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहली और सबसे ज्यादा जो चर्चित थियरी है, पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया। ये थियरी इसलिए मजबूत लगती है क्योंकि विमान को जिस तरह से मोड़ा गया और उसके सिस्टम बंद किए गए, वो किसी विशेषज्ञ का ही काम हो सकता था। तो शक पायलट पर गया? हाँ, जांच कैप्टन जारी अहमद शाह पर केंद्रित हुई। उनके घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। और उस सिम्युलेटर में दक्षिणी हिंद महासागर के रास्ते पाए गए थे, जो कि काफी संदिग्ध लगा। लेकिन क्या इसके खिलाफ भी कोई तर्क है? मतलब क्या कोई सबूत मिला? सबूत नहीं मिला। स्रोत बताता है कि कैप्टन ज़ाहरी का कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं था। उनके दोस्तों और परिवार के मुताबिक वो एक सुलझे हुए इंसान थे। तो मकसद क्या था? वही तो, कोई मजबूत मकसद आज तक सामने नहीं आया। और सिम्युलेटर में ऐसे रास्ते होना किसी भी अनुभवी पायलट के लिए असामान्य नहीं है, जो अलग-अलग सिनेरियोज की प्रैक्टिस करता हो। तो ये थियरी सबसे तार्किक लगती है, पर इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी थियरी क्या है? तकनीकी खराबी? ये थ्योरी शुरुआत में मजबूत थी, लेकिन अब इसे ज्यादातर विशेषज्ञ खारिज करते हैं। क्यों? वजह यह है कि अगर विमान में कोई कैटास्ट्रोफिक फेलियर जैसे आग लग जाती या डीप्रेशराइजेशन होता, तो पायलट इमरजेंसी संदेश भेजते। सही बात है। और विमान का इस तरह संधे हुए तरीके से मुड़ना और घंटों तक उड़ते रहना, ये किसी तकनीकी खराबी से मेल नहीं खाता। सिस्टम एक-एक करके बंद हुए, एक साथ नहीं। ये किसी मशीन की गड़बड़ी से ज्यादा इंसानी इरादे जैसा लगता है। तो फिर तीसरी थ्योरी आती है, अपहरण। क्या किसी और ने विमान पर कब्जा कर लिया था? इसकी भी जांच की गई। यात्रियों की पूरी लिस्ट को खंगाला गया। कुछ मिला उसमें? शुरू में 2 ईरानी यात्रियों पर शक गया था, जो चोरी के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ शरणार्थी थे। और किसी आतंकवादी संगठन ने भी? किसी ने नहीं। आज तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, जो कि बहुत अजीब है ना? अगर किसी को विमान का अपहरण करना था, तो उनका मकसद क्या था? और वो इतने सालों तक खामोश क्यों है? यहीं पर स्रोत चौथी और सबसे अजीब थ्योरी का जिक्र करता है। हाँ, जिसे वो सबसे डरावनी थ्योरी कहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अटकलों के उस दायरे से है जहां सबूतों की कमी इंसान को ले जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि विमान किसी सैन्य अभ्यास का शिकार हो गया या उसे किसी ताकतवर देश ने मार गिराया। और कुछ तो और भी।
अविश्वसनीय सिद्धांतों की बात करते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे इसीलिए डरावना कहता है क्योंकि ये दिखाता है कि जब हमारे पास जवाब नहीं होते तो हमारा मन उस खाली जगह को भरने के लिए किसी भी कहानी पर यकीन करने को तैयार हो जाता है। ये असल में हमारी बेचैनी को दिखाता है। बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी सिद्धांतों और बहसों के पीछे 239 जिंदगियां हैं। और उनके परिवार जो आज भी इतने सालों बाद भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या विमान का कोई हिस्सा कभी मिला? हाँ, मिला। 2015 में विमान के लापता होने के लगभग 1.5 साल बाद हिंद महासागर में रीयूनियन आइलैंड के किनारे पर विमान के पंख का एक हिस्सा, जिसे फ्लैपेरॉन कहते हैं। हाँ फ्लैपेरॉन, वो बह कर आ गया और बाद के सालों में अफ्रीका के पूर्वी तट पर मलबे के 30 से ज्यादा टुकड़े मिले जिनकी पहचान MH370 के हिस्सों के तौर पर हुई। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे 2 बातें साफ हो गई। पहली कि विमान क्रैश हुआ था। ओके। और दूसरी कि वो दक्षिणी हिंद महासागर में ही कहीं गिरा था, जैसा कि सैटेलाइट डेटा ने बताया था। लेकिन ये टुकड़े हमें ये नहीं बता सके कि विमान का मुख्य मलबा कहाँ है। और सबसे जरूरी बात, विमान के साथ ऐसा क्यों हुआ? पूरा विमान और उसमें सवार 239 लोग आज तक लापता हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? हमारी ये सारी पड़ताल हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? ये हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के साथ छोड़ देती है। उन 239 लोगों का क्या हुआ? विमान आखिर गया कहाँ? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर 21वीं सदी में जब हम हर चीज को ट्रैक कर सकते हैं, एक विशालकाय बोइंग 777 बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकता है, तो हमारी तकनीक की सीमाएं क्या हैं? यह रहस्य आज भी हमारी आधुनिकता और हमारी तकनीक को एक खुली चुनौती देता है। तो आज हमने MH370 की उस रहस्यमयी उड़ान की कहानी को खंगाला। एक सामान्य यात्रा जो खामोशी में डूब जाती है, एक विमान जो अपना रास्ता बदलकर एक भूतिया उड़ान पर निकल जाता है और अपने पीछे सिर्फ कुछ डिजिटल सिग्नल, मलबे के चंद टुकड़े और ढेरों अनुत्तरित सवाल छोड़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का अंत भी एक सवाल के साथ होता है ना? हाँ, वो दर्शकों से पूछता है कि उनके हिसाब से क्या हुआ होगा। यह इस रहस्य के मूल स्वभाव को उजागर करता है। जब तथ्य और सबूत एक सीमा पर आकर खत्म हो जाते हैं, तो इंसानी मन उस खाली जगह को कहानियों, सिद्धांतों और कल्पनाओं से भरने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो शायद असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विमान के साथ क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि हम इंसान ऐसे रहस्यों की ओर क्यों खींचे चले जाते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। शायद जवाब की ये तलाशी हमें इंसान बनाती